context of redistribution of social justice, that is Article 15(3) given with respect to women's and children's rights, scheduled caste and scheduled tribes, Article 15(4), Article 16(4), Article 16(4)(a), Article 330, Article 332, Schedule 5. If you see more rights, that is given to socially and educationally backward classes, particularly the Article 15(4), Article 16(4), right? And if you see the constitutional amendment, First Amendment, Fourth Amendment, 77th Amendment, 44th Amendment, then we can see the redistribution of social justice with reference to Indian Constitution, right? तो जब भी हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के आइडियाज के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो हमें इन सारे आर्टिकल्स के बारे में बताना होगा, राइट? तो अब जाके जब हम रिलेशन लॉ को समझेंगे, वुमेन्स राइट को समझेंगे, माइनॉरिटी राइट को समझेंगे, तब हम अपने कॉमन सेंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? आपसे पहले, जब इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, जब भी कोई लोग आपको रिजर्वेशन राइट्स के बारे में बताता था, तो आपको अंदर से ये लगता था ये बड़ा अनजस्ट राइट है। लेकिन जब जॉन रॉल्स के थियरी को समझोगे, सोशल जस्टिस को समझोगे, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझ में आएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, राइट? इसके अलावा आज हम बात करेंगे जो आर्टिकल मैंने आप सभी को मेल किया है। कितने लोगों को मेरा मेल अभी तक पहुंच गया है? सर मेरे को पहुंच गया। हाँ सर, तो वेरी गुड, आई थिंक ऑफ यू नो गॉट। सो एक मेल में मेरा 2 मटेरियल है। एक मटेरियल सोशियोलॉजी ऑफ लॉ से रिलेटेड है और एक मटेरियल लॉ एंड द इमर्जेंस ऑफ सोशल साइंस से रिलेटेड है। लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ को अगर आप समझोगे तो लार्जली हम लोग डिस्कशन किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें जैसे हमने जो भी क्लासिकल और सोशियोलॉजिकल थियरी हमने पढ़ा है, चाहे वो कार्ल मार्क्स का हो, इमानुएल डस्कीन का हो, या फिर आपका मैक्स वेबर का हो, तो हमने जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर को पढ़ा था विथ रेफरेंस टू सोशल चेंज, तो हमने देखा कि कैसे सोशियोलॉजिकल थिंकर सोसाइटी के चेंज को सब्सिक्वेंटली लॉ के चेंजेस के साथ रिलेट करते हैं, राइट? जैसे हेनरी मैन की बात हमने की। हेनरी मैन बोलता है सोसाइटी स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाता है। सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लॉ भी स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर गया है। उसी तरीके से जब हम कार्ल मार्क्स की बात बताते हैं तो कार्ल मार्क्स अंडरस्टूड लॉ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, बेस स्ट्रक्चर
और सुपर स्ट्रक्चर पढ़ाया था। कार्ल मार्क्स बताता है दिस इज द बेस स्ट्रक्चर दैट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन which regulates superstructure. In superstructure, we have the component of religion, component of law, component of politics, component of culture. In base structure, we have economic relations. So, law, this is लॉ को सुपर स्ट्रक्चर में कार्ल मार्क्स रखा था कि जिस सोसाइटी में अगर सोसाइटी वो फ्यूडल सोसाइटी का है तो वो नेचर ऑफ लॉ उस फ्यूडल सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए लॉ का नेचर भी फ्यूडल होगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का लॉ कैपिटलिस्ट नेचर का होगा, प्रिमिटिव सोसाइटी का लॉ प्रिमिटिव नेचर का होगा, मोर डेवलप्ड डेमोक्रेटिक इगलिटेरियन सोसाइटी का लॉ इगलिटेरियन नेचर का होगा। जब हम बोलते हैं इगलिटेरियन नेचर का लॉ मतलब कंपोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस, कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी, कंपोनेंट ऑफ फर्टर्निटी, कंपोनेंट ऑफ इक्वलिटी उस सोसाइटी में होगा, राइट। उसी तरीके से जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं तो मैक्स वेबर जो है लॉ को जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ सोसाइटी माना था कि लॉ जो है सोसाइटी को रेगुलेट करती है। ब्यूरोक्रेटिक का जो थियरी है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट रैशनैलिटी से गवर्न होती है और ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी जो कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब मॉडर्न सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हायरार्की है, पद क्रम है, उसमें डिसिप्लिन है, रूल ऑफ लॉ है, राइट। याद करो जब ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी की बात थी, मैक्स वेबर की जब हम लोग बात किए थे तो मैक्स वेबर भी सोसाइटी को लॉ के कॉन्टेक्स्ट में समझता है और बताता है जिस नेचर का सोसाइटी होता है उसी नेचर का लॉ होता है। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में पर्सन रूल को गवर्न करता था, ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी में पोजीशन रूल को गवर्न करता है, ब्यूरोक्रेटिक में पर्सनल आइडेंटिटी की कोई स्कोप नहीं है, पोजिशनल स्टेटस का सोसाइटी में सिग्निफिकेंट रोल होता है। पोजीशन स्पीक्स, पर्सन साइलेंस, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। उसी तरीके से इमाइल डर्कहाइम बात करता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। और सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, प्रिमिटिव सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में किस तरह का लॉ होता है, रिप्रेसिव की रेस्टिट्यूटिव। मुदित बताएगा, मुदित मुदित आपके पास एक क्वेश्चन है कि रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ लॉ किस सोसाइटी का नेचर है। आयुष्का बताएंगे, मुदित के पास है जवाब, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आयुष्का, रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ जो लॉ है, यस सर। हाँ, वो किस सोसाइटी का नेचर है। सर वो नो आइडिया सर। ओ, रिप्रेसिव लॉ का मतलब क्या हुआ? देखो, इमाइल डर्कहाइम दो तरह का लॉ की बात किया हुआ है,
रिप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ का नेचर, जो प्रिमिटिव सोसाइटी में किस तरह का जस्टिस होता था, आंख के बदले आंख, मौत के बदले मौत होता था। सुने हो ये कहा, आंख के बदले आंख, मतलब नोशन ऑफ जस्टिस जो है वो रिप्रेसिव था। रिप्रेसिव का मतलब ही होता है एग्रेशन, लेड बाय वायलेंस। ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता था, रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस था। पनिशमेंट लोगों को वायलेंस मीन्स के थ्रू दिया जाता था। वायलेंस जो है सोशल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन रेस्टिट्यूटिव फॉर्म ऑफ लॉ, जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का नेचर होता है, उसमें जो है, जैसे अमेरिका में कोई आपको गाली दिया तो आप क्या बोलते हैं, शी यू इन द कोर्ट। आप कोर्ट पे उसमें जाते हो, मानहानि का मुकदमा डालते हो, डिफॉर्मेशन का केस डालते हो, पैसे लेते हो, राइट। तो ये जो इस तरह का पनिशमेंट, इस तरह का सोशल जस्टिस, इस तरह का नोशन ऑफ द सोशल जस्टिस, वो रेस्टिट्यूटिव लॉ है। अब समझ में आया रिप्रेसिव लॉ प्रिमिटिव सोसाइटी को कैसे इम्बॉडी करता है, और रेस्टिट्यूटिव लॉ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को कैसे इम्बॉडी करता है। समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, इसीलिए रेस्टिट्यूटिव नेचर ऑफ लॉ में इंसान को सुधारा जाता है, राइट। और रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ लॉ में इंसान को सुधारा नहीं जाता है, इंसान को पनिश किया जाता है, ताकि लोगों में डेटरेंट, राइट। जैसे एक इंपॉर्टेंट और कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है कि रेप के लिए फांसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब नोशन ऑफ रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ लॉ जो होगा, वो कहेगा इंसान को तुरंत फांसी पे लटकाओ, ताकि रेप ही रुक जाएगा। लेकिन रेस्टिट्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस जो है, उसमें बात होता है नहीं, उसको फांसी पे नहीं, उसको सुधार किया जाए, राइट। क्योंकि इंसान को मारने से फिनोमिना खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि यही होता है, जो रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ जस्टिस होता है, वो इमीडिएट साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है, राइट। जैसे विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, तो क्या हुआ कि वो क्रिमिनल था, उसको तुरंत फांसी पे लटकाओ, तुरंत उसको गोली मारो, तुरंत उसको इनकाउंटर करो। ये जो नोशन ऑफ जस्टिस है, ये रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ जस्टिस है। ये मिडाइवल सोसाइटी का जस्टिस है, ये एंशिएंट सोसाइटी का जस्टिस है। रेस्टिट्यूटिव जो नोशन ऑफ जस्टिस होगा, उसमें ड्यू प्रोसेस होगा, उसमें उसको प्रोसेस के थ्रू, उसमें उसमें उसको पूरा इक्वल राइट, उसमें उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने पक्ष को रखने का, राइट। तो रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस जो है, सब्सिक्वेंटली डिफरेंट नेचर ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा है, राइट। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशल थिंकर को पढ़ेंगे, जिसमें वर्किंग ऑफ लॉ को समझता है कि लॉ की जो कार्यप्रणाली है समाज में, वो किस तरह की है। वो लॉ के नेचर से उसका कोई कंसर्न नहीं होता है। लॉ के नेचर को जूरिस्प्रूडेंस बताता है, लेकिन लॉ के कार्यप्रणाली
the interplay between law and society is to be understood by sociology. इसके साथ लॉ को सोशियोलॉजी एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन मानता है, और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशनल नेचर ऑफ लॉ जो है, इंसान को लॉ के साथ, लॉ को सोसाइटी के साथ, सोसाइटी को लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है, राइट? उस कनेक्शन को समझने के लिए हमें लॉ के पर्पस को समझना होगा, लॉ के सोशल गोल्स को समझना होगा, राइट? और इसीलिए आप देखोगे पहले जो लॉ के नेचर को, लॉ के सोशल गोल्स को समझने की बात अगस्त कॉम्ट से ही शुरू होती है। अगस्त कॉम्ट जो सोशियोलॉजी के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने बेंथम को बहुत प्रभावित किया। बेंथम, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है, बेंथम लॉ को कैसे देखते हैं? यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से लॉ को देखते हैं, मतलब द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट? उसी तरीके से एक थिंकर है जिसका नाम है रोडेन बॉर्न। वो बोलते हैं इंटरेस्ट थियरी को तवज्जो देते हैं। हमने लास्ट के क्लास में डिस्कस किया था विल थियरी और इंटरेस्ट थियरी। विल जो होता है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। उसी तरह जब भी कोई चीज इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है तब वो नेचुरल जस्टिस की बात करता है। जब भी कोई चीज इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। तो उस तरह का जस्टिस सोशल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस विल थियरी से एडवोकेट होता है, सोशल जस्टिस इंटरेस्ट थियरी से एडवोकेट होता है। अब रॉल्फ वॉल जो बात करते हैं इंटरेस्ट थियरी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी मस्ट कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट इज डिटरमाइंड not by a because but by a for, right? Natural theory of justice और interest theory of justice में क्या डिफरेंस है? नेचुरल थियरी ऑफ जस्टिस जहां इंडिविजुअल राइट की बात होती है वो बिकॉज से गवर्न होता है, और जो सोशल जस्टिस जो कि इंटरेस्ट से कंसर्न है वो फॉर से जस्ट गवर्न होता है। द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड फॉर इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड विल, राइट? तो रॉल्फ वॉल बात करता है ह्यूमन कंडक्ट इज डिटरमाइंड नॉट बाय बिकॉज but by a for, by a purpose to be effective, right? In substance, therefore, he says law has to be studied in terms of purpose or interest which law serves. law serve करता है पर्पस को और इंटरेस्ट को। उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है और एवरीवन शुड रीड। उस किताब का नाम है लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड। क्या नाम है किताब का? लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड।
उसमें वो बात करते हैं कि जो पर्पस है लॉ का वो किस तरह से सोसाइटी के पर्पस को सर्व करती है, राइट? एंड देयरफॉर ही सेड law is only an instrument for serving the needs of society, its purposes and interests. इसीलिए आप स्टेट को भी देखते हो, स्टेट को स्टेट बनने के लिए एक मेथड जो इंसान के पर्पस और इंटरेस्ट को सर्व करता है, स्टेट उसी चीज को प्रमोट करता है, उसी सोशल इंटरेस्ट को स्टेट हमारे सामने एक्चुअलाइज करवाता है, राइट? उसी तरह हमने और बात किया हुआ है लॉ कैसे सोशल नॉर्म है, लॉ कैसे सोशल रूल है, लॉ कैसे इंटरप्रिटेशन करता है ह्यूमन राइट्स का, लॉ कैसे जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम को स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ता है, राइट? उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे उस चीज को तो हमें पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक थियरी और पॉलिटिकल साइंस से सोशियोलॉजी के इंटरप्ले को समझना। अगर हम देखते हैं चाहे वो पॉपुलर डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे वो सोशल डेमोक्रेसी की बात हो, चाहे वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ आइडिया है? 73rd और 74 अमेंडमेंट के बारे में कुछ आइडिया है? नियति बताएगी ये क्वेश्चन। नियति, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय कभी 73rd और 74 अमेंडमेंट का नाम सुना है? मीनाक्षी, मीनाक्षी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके। पंचायती राज का कभी नाम सुना है? क्या सर? क्या नाम? पंचायती राज। यस सर। क्या सुना है? पंचायती राज के बारे में क्या जानते हो? सर नाम सुना है, वैसे जानते नहीं इसके बारे में सर ज्यादा। ओके ओके। तो आप अभी आप गाँव में हो? क्या सर? आप अभी अपने गांव में हो? आर यू इन विलेज? नो सर, सिटी नो। अच्छा, शहर सिटी में। में। तो सिटी में म्युनिसिपल पंचायत का नाम सुने हो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? यस सर, म्युनिसिपल। हाँ, वेरी गुड। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, देखो 73rd और 74 अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, बोला कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से इसका ज्यादा जो डेमोक्रेसी का भला नहीं हो रहा। हम 5 साल में एक बार जाके वोट डाल के आते हैं और 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। पीपुल कैन इंगेज इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो उसमें आया 73rd और 74 अमेंडमेंट। बहुत ऐसे राइट गांव के लोगों को दिया गया, बिना गांव के लोगों की सहमति के कोई भी इंसान उस गांव में जमीन नहीं खरीद सकता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट
बाहर से आके बिना ग्राम पंचायत में 80% लोगों के सहमति के साथ, बिना 80% लोगों के सहमति के किसी भी तरह का फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। लैंड एक्विजिशन एक बिल आया था, मोदी सरकार ने लाई थी और उसको वापस ले लिया गया। वो क्यों वापस ले लिया गया? क्योंकि वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जिस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की गई है, जिसमें 73rd और 74 अमेंडमेंट के साथ पंचायती राज को कुछ राइट्स दिए गए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हो। मतलब जो लार्जर डेमोक्रेसी है, वो लार्जर डेमोक्रेसी को कंटिन्यूअस और इंटरकनेक्टेडनेस वाला एटीट्यूड डेवलप करने के लिए 73rd और 74 अमेंडमेंट लाया गया। 73rd 74 अमेंडमेंट की एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया और कई सारे स्टेट में 50% रिजर्वेशन तक वुमेन को दिया गया। इससे क्या सोशल चेंज हुआ? इससे सामाजिक में क्या परिवर्तन हुए? तो बोला जाता है कि जब गांव में महिला डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने लगी तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। इट क्रिएट्स ए साइलेंट रेवोल्यूशन, particularly in the area of village society। क्या हुआ? जब लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में वुमेन का लीडरशिप बढ़ने लगा तो एक तरह से पेट्रियार्कियल जो कल्चर है, पीठ सत्ता जो है, जो हमारे समाज में काफी गहरी है, उसको चैलेंज करने का मौका मिला। एक वुमेन में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया लार्जर सोशल क्लास में, और उसका असर जो है हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। पहले मुखिया पति हुआ करती थी। पहली बार जब वुमेन को मौका दिया गया मुखिया बनने में, तो क्या होता था? वो मुखिया नाम का होती थी, उसका सारा काम हस्बैंड उसका देखता था। लेकिन बाद में एक बार, जब 2 बार चुनाव जीतने लगी, तीसरी बार चुनाव जीती, तब वो मुखिया पति का भी कॉन्सेप्ट चला गया। अब जो है वुमेन मेनस्ट्रीम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है, राइट? तो व्हाट आई एम trying to you is to make you understand how law connects with society, how law connects with sociology at the one hand and connects political science on the other hand, right? How justice is connected with rights and how rights is connected with social change, right? उसी तरह डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, राइट? मोड ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि जो हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 से डिफाइन होता है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ लेजिस्लेचर हो, जो कि आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव कौन है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, जहां से जो आर्टिकल 84 में बात की गई है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो आर्टिकल 173 में बात किया गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 58 में बात किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 में बात किया गया है। ये जो मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे लॉ डिफाइन करती है, राइट? तो जब भी आप लॉ को पढ़ते हो, उसके कोई भी आर्टिकल को पढ़ते हो, तो आर्टिकल का सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो।
कि वो पार्टिकुलर आर्टिकल सोसाइटी के किस इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, ह्यूमन के किस विल को सर्व कर रहा है, देन यू आर एबल टू grasp the very scientific understanding of constitutions. And with this book called Constitution, that is the manifestations of society which incorporates social movement, which incorporates social justice, which incorporates social morality, constitutional morality, that is written in the preamble of the Constitution of India. And this preamble of Constitution of India and directive principle of state policy manifested in terms of legislation of any particular bill in Indian Parliament, right? And so I was trying to make you understand about the social interest, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट लॉ कैसे सर्व करती है, उसको मैंने समझाने की कोशिश आपके सामने करी। और पूरा का पूरा जो नेचर ऑफ ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेचर ऑफ लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है? वो बेसिकली इट बैलेंस, दैट इज द बैलेंसिंग एक्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल which balance individual interest with that of society, and regulation through the law of human activity in the service of general community in its chief character. फिर हम बात करते हैं लॉ एज ए सोशल फैक्ट। इवान डर्किन की बात हमने समझा। एक और थिंकर है एल ब्रिजिट, वो बात करता है कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था सोसाइटी में कोहिजन को, सोसाइटी में ऑर्डर को, सोसाइटी में स्टेबिलिटी को बनाने वाला, दुर्खिम के हवाले से उसी तरह एक थिंकर है डुकविट, वो बात करते हैं कि जो लॉ है, लॉ जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है सोसाइटी में सोशल कोहेजन को इस्टेब्लिश करना, मतलब सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट, एंड द कांस्टेंट रियलाइजेशन ऑफ सोशल फैक्ट विच इज सिंपली सोशल फैक्ट का जो नेचर हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होता है? नेचर सोशल फैक्ट का, सोशल फैक्ट जो है वो इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। जैसे क्राइम, जैसे इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। अब जब जनगण मन गाते हो या 15 अगस्त में कोई देशभक्ति गीत सुनते हो या फिर वो जो नेशनल फ्लैग को जब देखते हो तो वो क्या होता है? एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आपके अंदर इनकलकेट होता है, और वो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आपके पेट्रियटिज्म स्पिरिट को जगाता है और आपकी अंदर कुछ देश के लिए कर गुजरने की इच्छा की प्रवृत्ति होती है। तो यही होता है, दुर्खिम बोलता है सोसाइटी में जो सोशल फैक्ट है ये इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस को इनकलकेट करता है। हमारा जो भी सोशल एक्शन है वो सोशल फैक्ट से गवर्न होता है, और इसी सोशल फैक्ट का को गवर्न करने का काम क्या क्या है? तो लॉ करता है। लॉ कैसे करता है? तो
कॉन्स्टिट्यूशन में याकूब मेनन को फांसी दिया गया था। इंडियन स्टेट के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य था, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं था जिससे याकूब मेनन को फांसी हो सके, लेकिन जुडिशियरी ने उसको, याकूब मेनन को फांसी की सजा मुकद्दम कराई। क्यों? आप अगर उस डिसीजन को पढ़ेंगे तो जुडिशियरी लिखता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखता है, फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग कंसर्न्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, मतलब इंडियन सिटीजन के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इस इंसान को, जिसके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि इसको फांसी मिले, इसको फांसी पे लटकाया जाना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, राइट। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि लॉ का जो है बेसिक नीड सोसाइटी के पर्पस, सोसाइटी के पर्पस को पूरा करना है, राइट। तो लॉ arises of the fact of social existence. Therefore, as Durkheim says, if man wishes to live and act in society, he must act in conformity with the social law of solidarity. Right? Solidarity is not a rule of conduct; it is a fact, the fundamental fact of all human society. In other words, solidarity is neither a charity nor fraternity. These are moral duties. It is a fact. दुर्खिम के थियरी को जब हम लोग समझे थे, तो दुर्खिम के सोशियोलॉजिकल थियरी में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो था सोसाइटी हमारे मॉरलिटी के पर्पस को पूरा करता है, इसीलिए सोसाइटी एग्जिस्ट है और सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है। अगर मॉरलिटी नहीं हो तो सोसाइटी में कोहेजन नहीं होगा, अगर मॉरलिटी नहीं हो तो सोसाइटी में ऑर्डर नहीं होगा, सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं होगा, और इसी मॉरलिटी को डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास लॉ है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी है, जो सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन डेमोक्रेसी में, सोसाइटी में सोशल ऑर्डरनेस को प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके। सो लॉ का सोशल इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ सोशल इंटरेस्ट के साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसे जुड़ा हुआ है? पर्सनालिटी के साथ, Yes, sir. फ्रीडम के साथ, ऑनर के साथ, बिलीफ के साथ, डोमेस्टिक रिलेशन के साथ, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस के साथ। तीन तरह का इंटरेस्ट होता है। लास्की ने बात किया, एक इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक होता है सोशल इंटरेस्ट, और एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? आपका पर्सनालिटी, जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है, वो नेचुरल राइट्स है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आप अपने फंडामेंटल राइट्स में आपको क्या अधिकार दिया गया? वो जो भी अधिकार है वो नेचुरल राइट है, जन्म के साथ ही आपको मिल जाता है, सिटीजनशिप होने के साथ ही आपको मिल जाता है, राइट। हम नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। आपका आई थिंक हमने लगभग सारे के सारे जो फर्स्ट यूनिट में बातें थी उसको मैंने समझा दिया है।
आप लोग रीडिंग मटेरियल को पढ़ना। रीडिंग मटेरियल के बाद अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, उसके लिए हम डिस्कशन क्लास नेक्स्ट वीक में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम सोसाइटी की बात करेंगे। अभी तक हमने जो सोसाइटी के बारे में समझा है, वो सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी क्या थी, एग्रेरियन सोसाइटी क्या थी, पास्टोरियल सोसाइटी क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह का सोसाइटी बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह का सोसाइटी बना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या थी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या थी। इन सारे सोसाइटी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी। न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी क्या है, नॉलेज सोसाइटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है, नेटवर्क सोसाइटी क्या होती है, रिच सोसाइटी क्या होती है। तो ये सारा सोसाइटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ोगे तो आपको नेटवर्क सोसाइटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे तब आपको रिच सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है। ह्यूमैनिटेरियन राइट पढ़ोगे तब आपको नेटवर्क सोसाइटी को जानना जरूरी है। तो नॉलेज सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है। पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, वो नॉलेज सोसाइटी के बारे में बताता है। नॉलेज सोसाइटी में जो जो किस तरह के नॉलेज सोसाइटी में किस तरह का प्रोडक्शन होता है, उसी प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना है। क्योंकि आज की सोसाइटी वो नहीं है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की तरह। आपके पास जितनी संपत्ति होगी आप उतना धनवान होंगे, आपका समाज में उतनी ज्यादा इज्जत होगा। या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरह आपका बाप अगर पूंजीपति है तो आप पूंजीपति होंगे। अब की सोसाइटी है जिसके पास नॉलेज है वो सबसे ज्यादा पूंजीपति है। फेसबुक का ओनर क्या है, फेसबुक का ओनर जो है वो, उसका जो फादर था वो सिंपल एक क्लास टीचर था, लेकिन उसके पास अभी मिलियंस ऑफ करोड़ ऑफ डॉलर्स है। कैसे है, नॉलेज के थ्रू। तो आज की सोसाइटी जो है वो नॉलेज सोसाइटी है। किस तरह नॉलेज हमारे पूरे के पूरे सोसाइटियल सोशल, पूरे का पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स को, पूरा का पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे नॉलेज सोसाइटी गवर्न करता है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, रिच सोसाइटी। रिच सोसाइटी का मतलब कोविड आ गया, अचानक से सारा का सारा चीज बदल गया। एक ही दिन में करोड़ों लोग जो है रोड पे आ गए। कई सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग के पास खाने के पैसे नहीं है। वो मिडिल क्लास जो ईएमआई डाल रहा था, उन्होंने लोन लिया है, बेटी की शादी में लोन लिया है, गाड़ी में लोन लिया है, घर खरीदने में लोन लिया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव? वी हैव रिस्क। एवरी टाइम वी आर फेसिंग रिस्क, रिस्क इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, रिस्क इन टर्म्स ऑफ वॉर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हम आने वाले टाइम में, आने वाले क्लासेस में इसी तरह की सोसाइटी की बात करेंगी, जो सोसाइटी बहुत ही मॉडर्न नेचर का है। और चूंकि मॉडर्न आज के दिन में इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बातों को जानना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है रिच सोसाइटी के बारे में जानना, उससे ज्यादा जरूरी है नॉलेज सोसाइटी के बारे में जानना। क्योंकि ये सारी चीजें आपको मॉडर्न लॉज के बारे में बताएंगे। क्योंकि अभी जो है हम लोगों ने कुछ 2-3 क्लासेस से लॉ का डेमोक्रेसी के साथ, लॉ का सोसाइटी के साथ क्या इंटरप्ले होता है, इसी को जाना। तो सोसाइटी के नेचर को जानना जरूरी है। देन ओनली यू आर एबल टू ग्रैस्प द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No doubts. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. हाँ, दूसरी बात है कि मैं नेक्स्ट
जो नेक्स्ट आपका क्लास होता है, जो नेक्स्ट वीक से जो क्लास होगा, फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है यूट्यूब पे अपलोड करते वक्त, क्योंकि यूट्यूब पे आप जब कुछ वीडियो डालते हो इट शुड बी फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, राइट। तो कॉपीराइट का इशू ना आए, इसीलिए उसको थोड़ा क्रिएटिवली लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो जो भी हमने अभी तक का डिस्कशन किया है, 4 वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और उसको सारे लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक some of who are missing the class, I think you must have right to study, क्योंकि कल के डेट में अगर आप फीस देते हो तो आपकी पूरी की पूरी क्लास कहाँ से आएगी, राइट। तो डोंट वरी, आई विल अपलोड ऑल माय वीडियो, जो कि ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्लास को खत्म किया जाए। Yes, sir. Sorry. क्लास को ओवर करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. Hi, guys. Hi, guys. हाय ब्रो। कैसे हो? हाय आयुष्का। कैसा तू? अच्छा वीडियो भी ऑन करे अब। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। काफी तो बात है। अरे फोन और रमन आयुष्का रिकॉर्डिंग हो रही है। अबे ओ, भग गई वो डरपोक।